नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस केमिस्ट्री की क्लास पर आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। चूँकि बच्चों आज ये 11वीं की क्लास थोड़ा सा लंबी होगी, आप बिल्कुल बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा क्या है वो भी पढ़ेंगे, तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सूत्र का निगमन कैसे होता है तरंग दैर्घ्य के लिए। मैं कुछ हेडिंग्स है जो बता रहा हूँ जिसको मैं आज कवर करूँगा आपको। फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आपको पढ़ाऊँगा, तथा साथ ही साथ प्रकाश की द्वैती प्रकृति पढ़ाऊँगा जिसको डी ब्रॉन्गली ने दिया है। बिल्कुल जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये आपको थंबनेल पर मिल जाएगा, बिल्कुल वही क्लासेस चलेंगी। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, ध्यान दें। सबसे पहला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे बच्चों। देखिए क्या है हमारे पास, मान लीजिए आपने देखा है कि मान लीजिए कोई प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। इस श्वेत प्रकाश को यदि हम लोग किस पर प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये जो बच्चों श्वेत प्रकाश है ये अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है, अपने अवयवी घटकों में टूट जाता है। वो क्या है अवयवी घटक? यही तो बोलते हैं आप, बे जा नी हा पी ना ला, बैजानी हापी नाला, यही बोलते हैं आप। यानी कि बैंगनी, यानी कि जामुनी, यानी कि नीला, हरा, पीला, नीला और लाल। बेटा ये जो नीला है, नीला नहीं बल्कि नारंगी होगा, नारंगी। तो बैजानी हपीनाला मतलब जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अवयवी घटकों में टूटता है। बिल्कुल आपके दिमाग में ये इमेज छपी हुई है। लेकिन बच्चों सोचिए, जब अब श्वेत प्रकाश नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई हाइड्रोजन परमाणु है, कोई हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन परमाणु है। बेटा जब इस हाइड्रोजन को हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, हाई टेम्परेचर पर जब इसे हम गर्म करेंगे तो जो हाइड्रोजन है उसमें से एक विशेष प्रकार की विकिरण निकलेगी, एक विशेष प्रकार की लाइट निकलेगी, और उस लाइट को बेटा हम इसमें से गुजारेंगे। यानी हाइड्रोजन के प्रकाश को, ये प्रकाश कब मिला? जब हाइड्रोजन को बहुत अधिक ताप पर गर्म किया। तो जब हाइड्रोजन प्रिज्म यानी हाइड्रोजन का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरेगा तो वो भी अपने अवयवी घटकों में टूटेगा। तो बेटा अब वो ये नहीं रहेगा, वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं एक ट्रिक देता हूँ, ठीक है? देखिए ट्रिक क्या है। लाई बाहर पड़ी, ब्रैकेट फ्रंट में हम्फ्री, एक आदमी है, हम्फ्री से कह रहा है, वो कह रहा है लाई बाहर पड़ी, ब्रैकेट फ्रंट में, एक जगह बना दिया, ब्रैकेट फ्रंट में पड़ी है हम्फ्री, ठीक है? तो लाई में पहला है ला, यानी कि लाइमन श्रेणी। फिर बाहर में पहला है बा, यानी कि बामर श्रेणी। पड़ी में पहला है पा, यानी कि पाश्चन श्रेणी। इसी प्रकार ब्रैकेट खुद अपने आप में एक श्रेणी है बच्चों, ब्रैकेट श्रेणी। फिर इसी प्रकार ये फ्रंट श्रेणी, इसी प्रकार लास्ट है हम्फ्री श्रेणी। ध्यान दें,
जब बेटा हाइड्रोजन का प्रकाश, जब हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया हम लोगों ने, तो एक प्रकाश निकला। उस प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारा तो हमको विभिन्न प्रकार की विकिरणें मिली। उन्हीं विकिरणों को हम क्या बोलेंगे? लाइमन श्रेणी की विकिरण, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फ्रंट श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी। इसी को पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये श्रेणी को आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, आगे काम आएगा, ठीक है। और हाँ, मैं अपने रेगुलर बच्चों से ये कहूँगा, जो बच्चे आज से मेरी इस क्लास पर जुड़ रहे हैं, वो आप जाकर शुरुआत से हमारे लेसन के वीडियोस आ रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद अपना लेसन सेलेक्ट कर लीजिए। ये परमाणु की संरचना का लेसन चल रहा है, वहाँ पर एक एक करके वीडियो देखें, तब आपको क्लियर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए, क्योंकि हमको ये आगे काम पड़ेगा। तो देखिए बेटा, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक नाभिक बनाया हूं। ये नाभिक है। नाभिक के बाहर क्या होते हैं? कक्षक। देखिए मैं कक्षक बना रहा हूं। अब हो गया, और भी ज्यादा कक्षक बनते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो पहली बात, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाद तो सिर्फ एक ही कक्षक बनेगा हाइड्रोजन के लिए, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस कक्षक को K कोष कहेंगे, इसके बाद वाले को L, इसके बाद वाले को M, इसको N और इसको O। ऐसा है। आप जानते हैं ना कि K को हम लोग एक न्यूमेरिक वैल्यू दिए हैं। क्या है K की न्यूमेरिक वैल्यू? K को 1, L को 2, M को 3, N को 4 और O को 5। ये कुछ न्यूमेरिक वैल्यू हैं, ठीक है, जो कोषों को दी गई हैं बच्चों, ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स आसान हो सके। तो देखिए क्या होगा, जब मान लीजिए कभी हम बाहरी ऊर्जा इस परमाणु को देंगे तो परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करेगा। ई यानी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मत सोचिएगा, एनर्जी, ठीक है। ऊर्जा जब हमने परमाणु को दी तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करा। तो जब ग्रहण करता है ऊर्जा, तो फिर आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में तभी घूम सकता है जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कक्षक की ऊर्जा के बराबर हो। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है अब बढ़ गई है, क्योंकि उसको एक अतिरिक्त ऊर्जा दी गई है। तो अब वो उस कक्षक पर नहीं घूमेगा। अब वो हो सकता है ऊर्जा को लेकर या तो आगे कक्ष पर चला जाए, या तो आगे चला जाए, या तो आगे चला जाए, या तो आगे चला जाए। लेकिन बेटा जितने भी उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा, सिर्फ उच्च ऊर्जा स्तर पर एक समय है इलेक्ट्रॉन के रुकने का, वो 10⁻⁻8 सेकेंड, यानी हर कक्षक पर यहाँ से ऊर्जा ग्रहण करके यदि यहाँ आया है तो 10⁻⁻8 सेकेंड ही रुकेगा। यहाँ आया है तो 10⁻⁻8 सेकेंड रुकेगा, और इसके बाद वो वापस अपने उसी कक्षक पर लौटेगा जिसमें वो था। जब वो वापस लौटेगा तो एक विकिरण पैदा करेगा, एक अपने आप में से लाइट निकालेगा, ठीक है ना। तो उस दौरान जब वो नीचे इलेक्ट्रॉन अपने उसी कक्षक पर गिरता है तो लाइट पैदा करता है, प्रकाश पैदा करता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है बेटा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके पहले कोष पर गिरता हो सकता है इस पहले कोष के इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उस कक्षक पर गिरेंगे। उच्च ऊर्जा स्तर क्या है? 1 के ऊपर वाला, 2, 3, 4, 5, ये तो उच्च ऊर्जा स्तर है ना। यानी कि K के ऊपर L, M, N, O, P ये जो है ये उच्च ऊर्जा स्तर के हैं। तो निश्चित तौर पर जब K पर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे की ओर गिरेगा, तो उच्च ऊर्जा स्तर कहाँ से? यानी कि K के ऊपर वाले से यहाँ K पर गिरेंगे। हो सकता है इस ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन उससे ऊपर, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गिरेगा, तो उच्च ऊर्जा स्तर से वापस गिरेगा। ऊर्जा को जब कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा लेने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, लेकिन लौट के उसी कक्षक पर आएगा। तो हो सकता है यहाँ से यहाँ गिरे, यहाँ से यहाँ पर गिरे, या यहाँ से यहाँ पर गिरे। इसी प्रकार अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा तो बच्चों यहाँ से इस पर गिरेगा, यहाँ से
यहाँ से इस पर गिरेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसके ऊपर से गिरेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर जाएगा, 10⁻⁸ सेकंड रुकेगा, जो बहुत छोटा समय है। वहाँ रुकने के बाद जब वो वापस नीचे लौटेगा तो एक विकिरण बनाएगा, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं। तो उच्च ऊर्जा स्तर क्या है? जिस पर इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर वाले कक्षक जो होंगे वो उच्च ऊर्जा स्तर के होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन नीचे गिरते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं अब आपको एक ग्राफ के द्वारा समझाऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो देखिए, हाँ तो बच्चों अब मैं आपको इसे ग्राफ के द्वारा समझाता हूं। देखिए, ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया। ये जो ऊपर की ओर जाएंगे ये बढ़ती ऊर्जा स्तर है। बढ़ती ऊर्जा स्तर क्या है ये आप जानते हैं। ये के लिए मैंने बनाया, के ऊपर ऊर्जा स्तर एल, फिर ये एम, ये एन, ये ओ, ये पी, फिर इसी प्रकार ऊपर क्यू, ऐसा होगा। देखिए, तो इसे के बोलते हैं और के की न्यूमेरिक वैल्यू है 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6 और इसकी 7। के एल एम एन ओ पी क्यू, है ना। तो हो सकता है बेटा, आप देखिए, आप समझिएगा, यदि इलेक्ट्रॉन पहली ऊर्जा स्तर पर है तो कहां से गिरेगा? 7वें से, 6वें से, 5वें से, चौथे से, तीसरे से, दूसरे से। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी ऊर्जा स्तर पर है तो कहां से गिरेगा? 7वें से, 6वें से, 5वें से, चौथे से, तीसरे से। अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों तीसरे पर है तो कहां कहां से गिरेगा? उच्च ऊर्जा स्तर, यानी यहां से यहां पे गिरेगा, 6 से गिरेगा, फिर 5वें से गिरेगा, फिर चौथे से गिरेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इसके उच्च ऊर्जा स्तर से गिरेगा, ये यहाँ, ये यहाँ से, ये यहाँ से। यहाँ पर है तो बच्चों यहाँ से गिरेगा, यहाँ से। यहाँ पर है तो यहाँ से गिरेगा, है ना। तो क्या होगा बच्चों, जब पहली ऊर्जा स्तर पर उससे उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन पहली ऊर्जा स्तर पर गिरते हैं तो एक विकिरण पैदा होती है, इसे लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी का प्रकाश कहते हैं। इसके बाद जब तीसरी ऊर्जा स्तर पर, दूसरी ऊर्जा स्तर पर उससे उच्च ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन दूसरे पर गिरते हैं तो बामर श्रेणी, बामर श्रेणी बनती है। इसी प्रकार तीसरी ऊर्जा स्तर पर जब उससे उच्च यानी कि 7, 6, 5, 4 से इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी बनती है बच्चों। इसी प्रकार चौथे ऊर्जा स्तर पर जब उससे उच्च से इलेक्ट्रॉन गिरेंगे तो बनेगा ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। इसी प्रकार उससे ऊपर 5वें से यानी 6, 7वें से गिरेगा तो फुंट श्रेणी। इसी प्रकार 6वें पर उससे उच्च ऊर्जा स्तर से गिरेगा तो उसे बोलेंगे हमफ्री, हमफ्री श्रेणी। इतनी श्रेणियां बनती हैं बच्चों, ठीक है। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं तो जब वापस अपने उसी कक्षक पर लौटते हैं तो विभिन्न प्रकार की विकिरणें बनाती हैं। बहुत सारी विकिरणों का समूह है ये, जैसे लाइमन श्रेणी बोल दिए तो बहुत सारी इसमें विकिरण होंगी, ठीक है। तो देखिए, लाइमन श्रेणी किस प्रकार से संबंधित है। तो बच्चों मैंने आपको पीछे विकिरणों का एक ऑर्डर लिखवाया था जिसमें तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के अनुसार मैंने पढ़ाया था आपको। तो वो क्या था आपको याद होगा, कॉस्मिक किरण, फिर क्या था, फिर था गामा किरण, फिर था एक्स किरण, फिर यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद विजुअल रेज,
ठीक है, दृश्य प्रकाश। इसके बाद इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों के बाद था बच्चों माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे। इसके बाद था रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो तरंगे। इतनी तरंगे थी, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। तो बच्चों लाइमन श्रेणी किससे रिलेट करता है? इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इनको भूल जाइए, यहां से याद करिए। तो जो लाइमन श्रेणी है वो यूवी रेज से संबंधित है। इस प्रकार बामर श्रेणी विजुअल रेज जो दिखाई देगी, ठीक है, दृश्य प्रकाश। पास्चन ब्रैकेट फ्रंट बच्चों ये अवरक्त किरणें हैं, ठीक है, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। इसके बाद हम्फ्री जो है वो है माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव से रिलेटेड है, सूक्ष्म तरंगों से ये संबंधित है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। चलिए इसी प्रकार बच्चों अब मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट आगे टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा क्या कहते हैं, मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। क्या है कि जब किसी हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है, जो वहां पर सिर्फ 10 की पावर -8 सेकंड रुककर वापस उसी कक्षक पर लौटता है। तो जब वापस उसी कक्षक पर लौटता है तो उस दौरान एक प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऊर्जा के रूप में एक प्रकाश उत्सर्जित करता है, एक विकिरण उत्सर्जित करता है ऊर्जा के रूप में। उसी ऊर्जा को, उसी एनर्जी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना, इस पर पीछे भी चर्चा हो गई है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा यानी कि ई एनर्जी क्या होती है वो देखिए, -RCH बटा RCH बटा N स्क्वायर, N स्क्वायर, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा है, जहां पर E बराबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। इसके बाद R जो है वो है बच्चों रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक इसकी वैल्यू होती है ना 1.097, फिर इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स 1, ये वैल्यू है इसकी। इसके बाद C ये है बच्चों प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कांस्टेंट होती है, क्या है, हमेशा बराबर होती है, वो क्या है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ लीजिए कितनी स्पीड से, एक सेकंड में जो हमारा प्रकाश है जब सूर्य से निकलता है तो इतनी स्पीड पर आता है हमारे पास, ठीक है ना। आगे देखते हैं, फिर H, H जो है बच्चों ये है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक, ये प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है बच्चों 6.6 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। इसके बाद N जो है बच्चों हमारा N ये कोष की संख्या है। कोष की संख्या यानी कि कोष क्या, KLMNOP है ना, और कोष की संख्या, कोष जितने भी कोष है उनको न्यूमेरिक वैल्यू दी है, वो क्या है 1 2 3 4, ऐसा है ना न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये है बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा और उसका फार्मूला। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे अब हम लोग इसी पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा हो गई है। तो अब आप देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य से संबंधित सूत्र निगमन। सूत्र का निगमन करने वाले हैं बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए। किसके लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो ये सूत्र निगमन होगा, ये किससे रिलेट करेगा, तरंग दैर्ध्य से
रिलेट करेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा के लिए तरंग दैर्ध्य से संबंधित सूत्र निगमन आप यहां लिख लीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा के लिए तरंग दैर्ध्य से संबंधित सूत्र निगमन। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आपने पढ़ा होगा ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा का फार्मूला मैंने आपको बताया अभी। E बराबर कितना होता है? E बराबर होता है -RCH/N2²। तो अब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा के लिए पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली ऊर्जा स्तर के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। बच्चों पहली ऊर्जा स्तर यानी कि K की बात कर रहा है और K की न्यूमेरिक वैल्यू है 1। तो हम ऊर्जा किसके लिए पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा पहली ऊर्जा स्तर के लिए। तो E, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का फार्मूला E बराबर होता है, ध्यान देना, पहले मैं लिख देता हूं, E बराबर -RCH/N²। लेकिन बच्चों हम पढ़ किसके लिए रहे हैं? पहली ऊर्जा स्तर के लिए पढ़ रहे हैं, तो अर्थात एनर्जी के लिए E1, तथा पहली ऊर्जा स्तर यानी पहले कोष के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए N कोष को प्रदर्शित करता है, तो N1²। आगे देखते हैं, दूसरी ऊर्जा स्तर के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। बच्चों आर पता है ना, रिडबर्ग नियतांक है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स 1। सी प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एच प्लांक कांस्टेंट है जो कि 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है। एन नंबर ऑफ सेल, कोषों की संख्या है। ठीक है ना। तो अब दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो जाएगा E2, है ना, ऊर्जा E2 -RCH। अब दूसरे ऊर्जा स्तर के लिए है तो N2², ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नील बोर के अनुसार क्या है? डेल E = E2 - E1। ये डेल E क्या है? ये ऊर्जा में परिवर्तन को दर्शा रहा है। डेल्टा लग गया है E के सामने, अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन। ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकलेगा? ऊर्जा का परिवर्तन निकालने के लिए आप दूसरी ऊर्जा स्तर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा को प्रारंभिक ऊर्जा स्तर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से घटा दीजिए, तो आपको ऊर्जा परिवर्तन मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? डेल E बराबर E2 की वैल्यू है बच्चों ये -RCH/N2²। फिर यहाँ पे माइनस है और ये E1 की जब वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचा RCH/N1²। ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं। डेल E = इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये वैल्यू प्लस में है, प्लस में ही रहेगी। ये वैल्यू माइनस में है तो माइनस पर रहेगी। RCH/N2² माइनस RCH, सॉरी ये वाला लिख रहा हूँ, माइनस RCH/N2²। यहाँ तक हो गया। अब बच्चों इस पॉइंट को मैं ऊपर से लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आगे जगह नहीं है। आप लोग कॉपी पर लिखते जाइएगा, तो जहां से है मैं उतना लिखूंगा। ये वाला पॉइंट मैं ऊपर से लिखता हूं। डेल E बराबर RCH/N1² माइनस RCH/N2², ऐसा। अभी देखिए बच्चों, डेल E बराबर क्या होता है वो देखते हैं। फोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या होता है? फोटॉन की ऊर्जा बराबर, देखिए फोटॉन की ऊर्जा डेल E बराबर, फोटॉन की ऊर्जा क्या है जानते हैं? फोटॉन किसको कहते हैं? सुनिए, जो प्रकाश होता है वो वेव्स के फॉर्म में चलता है, तो जो प्रकाश की जो तरंगे हैं उसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी, वो पैकेट या बंडलों के रूप में होती है। तो उसके लिए हम उसे क्वांटा कहते हैं और उसी क्वांटा को प्रकाश के लिए फोटॉन कहते हैं। ठीक है ना। तो डेल E
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल ई बराबर होता है एच न्यू, एच न्यू, जहां पर हमको एक बात और याद है, सी बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा, जहां पर न्यू इज इक्वल टू सी अपान लैम्डा। ये फार्मूला है अपने पास, तो न्यू की जगह पर हम ये वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा डेल ई इज इक्वल टू एच, ये हो जाएगा बच्चों सी बटा लैम्डा, और इस डेल ई के मान को यहां पर रख देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, एच सी बटा लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या मिलेगा, आर सी एच कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 अपान एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन टू स्क्वायर, ये बना बच्चों एच सी, और ये एच सी कट गया, बचा क्या 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 अपान एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन टू स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला मिल गया, सूत्र का निगमन हो गया। बच्चों अगले स्टेप में एक और बढ़ा सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, आर की वैल्यू लिख सकते हैं अगले स्टेप पर। आर की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स 1, वैल्यू रख के भी आप दिखा सकते हैं। बाकी फार्मूले का निगमन हो चुका है। आगे अब आगे अगला टॉपिक कवर करते हैं। तो अगला टॉपिक देखें, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, देखिए प्लांक एक वैज्ञानिक थे। देखिए मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले न्यूटन ने कहा था प्रकाश कणों के रूप में चलता है, ठीक है। फिर आइंस्टीन ने भी कहा प्रकाश कणों के रूप में चलता है, उन्होंने अपना फार्मूला दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर कणिका सिद्धांत के लिए। फिर एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सी हाइगन, उन्होंने कहा था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। तो प्लांक ने भी कहा था जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है। तो देखिए इनका क्या है, इनका मैं मत आपको बताता हूँ। प्लांक के नियमानुसार जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में चलता है, और तरंगों की जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट्स या छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। इन्हीं छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल को क्वांटा कहते हैं, और इस क्वांटा को प्रकाश के लिए फोटान कहते हैं। बच्चों पीछे फोटान शब्द आया था, इसी को फोटान कहते हैं, ठीक है। इतना तो थोड़ा सा हो गया इनके बारे में परिचय। वास्तविकता में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि किसी विकिरण, विकिरण यानी प्रकाश, किसी विकिरण के तरंग की ऊर्जा, तरंग की ऊर्जा यानी कि E, तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ये बात इन्होंने कही थी। पीछे जो मैंने डिटेल बताया अभी इसका, उससे तो आप नोट ही करेंगे, इसके बाद इसे भी आप लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो किसी विकिरण की तरंग की ऊर्जा यानी E, किसके तरंग की आवृत्ति यानी कि न्यू, आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, न्यू से, समानुपाती होता है ये। अर्थात E इज इक्वल टू, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा एच न्यू। यही वैल्यू तो आप पढ़ते हैं, जहां पर बच्चों E क्या है, प्रकाश की ऊर्जा, जहां पर H क्या है, प्लांक नियतांक, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, जहां पर न्यू है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति तो जानते हैं आप, आवृत्ति क्या है कि 1 सेकंड से किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंग, ठीक है ना, वही आवृत्ति है। तो अब देखते हैं इसके आगे, लास्ट टॉपिक होगा हमारा, इसके बाद मैं अपनी क्लास यहीं पर क्लियर करूंगा, यहीं पर समाप्त भी करूंगा, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे देखेंगे बच्चों, अब मैं आपको लास्ट दिखाता हूं कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति। देखिए प्रकाश की द्वैती प्रकृति से संबंधित एक फार्मूला निगमन होता है, फार्मूला बनता है, मैं आपको उसमें बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहली, द्वैती का मतलब क्या होता है, दो, डुअल। नेचर तो आप जानते हैं कैसी प्रकृति वाला है, कौन, प्रकाश की बात कर रहा है।
तो इसके संबंध में डी ब्रोंगली नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा था जो प्रकाश होता है उसके दो नेचर होते हैं, उसकी दो प्रकृति होती है। प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलता है और प्रकाश कणों के रूप में भी चलता है, ऐसा डी ब्रोंगली ने कहा था और इन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, तो इन्होंने जब इसको सिद्ध किया तो सिद्ध करने के लिए दो वैज्ञानिकों के फार्मूले का इस्तेमाल किया था, प्लांक के और तथा आइंस्टीन के। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। अब बोलो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत किससे संबंधित था? प्लांक ने तो बताया था प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, अर्थात ये तरंग सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत है ये। चलिए, इसके बाद क्या है ये? E बराबर एच न्यू, ये है फार्मूला। इसके बाद दूसरे फार्मूला का इन्होंने सपोर्ट लिया था, वो है आइंस्टीन के सिद्धांत से। आइंस्टीन के सिद्धांत से, आइंस्टीन होगा आइंस्टीन के सिद्धांत से। आइंस्टीन ने कहा था प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है, अर्थात कणों के रूप में चलता है, तो इससे आप लिखेंगे कणिका सिद्धांत। कणिका सिद्धांत क्या था इनका फार्मूला? इनका था E बराबर MC स्क्वायर, E बराबर MC स्क्वायर। बच्चों जहां पर आप जान रहे हैं, थोड़ी सी मैं बातें करूंगा। E एनर्जी है, H प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आवृत्ति है, E एनर्जी है, M मास है, द्रव्यमान है, और C प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू है। आप ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों E हमारे बराबर है, इसको मैं एक समीकरण ले लेता हूं, इसको समीकरण 2 ले लेता हूं। तो दोनों जगह आप क्या देख रहे हैं, E हमारा क्या है, बराबर है। तो मतलब अगर इसको मैं लेके चलता हूं तो इस E का मान h न्यू में यहां रख सकता हूं, और अगर इसको लेकर चलता हूं तो E का मान जो है, E की वैल्यू ये वाली मैं MC स्क्वायर यहां रख सकता हूं। ठीक है, तो बात समझ रहे हैं, E बराबर है, तो मैं लिख लेता हूं H, लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो क्या है, E बराबर है H न्यू बराबर MC स्क्वायर। आगे देखते हैं। अब न्यू का फार्मूला हमें पता है, क्या है न्यू बराबर? न्यू बराबर C अपान लैम्डा, ये पीछे हम लोगों ने सीखा है, क्या है, C बराबर न्यू लैम्डा, है ना, C बराबर न्यू लैम्डा, जहां पर न्यू बराबर C अपान लैम्डा हो जाएगा, अर्थात न्यू की जगह पर C बटा लैम्डा लिख सकते हैं, H C अपान लैम्डा इज इक्वल टू MC स्क्वायर, जहां पर ये वाला C इसके एक C को काटेगा तो खाली MC बचेगा। ठीक है, तो H बटा लैम्डा इज इक्वल टू MC हो गया। यहां तक देख रहे हैं आप। अब इस MC को देखिए, MC में आप क्या परिवर्तन देख सकते हैं। अब देखिए, आपको मैं पढ़ाता हूं, बताता हूं, आपको एक फार्मूला जानना है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। अब संवेग को P से दर्शाते हैं, द्रव्यमान को M से दर्शाते हैं, और वेग जो है ना वो वेलोसिटी यानी V से दर्शाते हैं। लेकिन बच्चों हम प्रकाश के लिए पढ़ रहे हैं, और अगर प्रकाश के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, तो क्या है, प्रकाश के लिए प्रकाश के वेग को C से दर्शाते हैं, अर्थात वेग को अब हम C लिखेंगे। तो देखिए MC किसके बराबर है, P के, अर्थात MC की जगह पर P लिखा जा सकता है। तो मैं लिखूंगा यहां से आगे से, ठीक है, तो H बटा लैम्डा बराबर P। अब क्या है, H क्या था, प्लांक कांस्टेंट, अगर मैं प्लांक कांस्टेंट हटाऊंगा तो फिर से सिंबल अनुक्रमानुपात वाला बना दूंगा, तो 1 अपान लैम्डा, फिर इस तरह वाला सिंबल बन जाएगा P। तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, यानी कि संवेग के तरंग दैर्घ्य, जो तरंग दैर्घ्य है वो संवेग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो अर्थात संवेग बढ़ जाएगा तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगा, अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगा तो वो आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति से संबंधित कुछ बातें। आपको दूसरी बात, कभी हो सकता है इलेक्ट्रॉन की द्वैतीय प्रकृति आ जाए तो सब कुछ ऐसा ही सॉल्व करना है, कहीं कुछ नहीं करना, बस जहां प्रकाश दिखाई देगा बच्चों वहां पर आप इलेक्ट्रॉन रख दीजिएगा। उम्मीद है मेरे द्वारा इस दी गई क्लास पर आपको बात पूरी समझ में आई होगी। धन्यवाद।